दीदी की मौत के बाद मैंने कॉर्निया ट्रांसप्लांट कराया। रोशनी मिलते ही मेरी आंखों के सामने खून से लिखी एक पंक्ति उभरी। कोई हमें मारना चाहता है, मेरी आंखों से उस कातिल को ढूंढो, उसे देखते ही तुम्हारी आंखें लाल हो जाएंगी। कुछ ही देर में पापा, मम्मी और जीजाजी मुझे देखने आए। मुझे बस एक नजर देखा और वे डर के मारे चीख उठे। डर के मारे रोए? तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? खून जैसी लाल। मेरा सिर एकदम सुन्न हो गया और दिमाग में वही खून से लिखी पंक्ति उभर आई। हत्यारे को देखते ही तुम्हारी आंखें लाल हो जाएंगी। अगर दीदी की बात सच है तो हत्यारा मेरे परिवार वालों में से ही कोई है। रोते हुए पूछा, आंखों में दर्द तो नहीं? माँ तुरंत दौड़कर आई और घबराहट में मुझे कसकर गले लगा लिया। उसकी देह भी टेंशन में लगातार कांप रही थी। मैं 14 साल की थी जब गंभीर संक्रमण के कारण मुझे कॉर्निया की बीमारी हो गई और मैं अंधी हो गई थी। माँ को देखे हुए 10 साल हो गए थे। सामने खड़ी माँ मेरी यादों से कहीं ज्यादा बूढ़ी लग रही थी। दोनों कनपट्टी पर सफेदी थी, आंखों में लाल डोरे थे और उनमें चिंता और बेचैनी झलक रही थी। मेरी नाक सुड़क गई। मैं उसे बताने ही वाली थी कि मैं देख सकती हूँ, तभी अचानक मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। माँ के शरीर से अब वो पुरानी खुशबू क्यों नहीं आ रही? उसकी जगह एक अजीब सी बदबू आ रही है। मैं 10 साल से अंधी थी, इसलिए मेरी सूंघने की शक्ति तेज थी और मैं सबकी खुशबू पहचानती थी, लेकिन सामने खड़ी इस औरत से माँ की महक बिल्कुल नहीं आ रही थी। डर के मारे रो पड़ी या हम फिर से अस्पताल चलें? पापा भी पास आ गए और मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। वे मेरी आंखों में गहराई से देखने लगे। उनकी नजरों में एक हल्की सी डर की झलक थी। उनका चेहरा ज्यादा नहीं बदला था, शरीर की खुशबू भी वही थी। बस उन्होंने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि मुझे अपनी हड्डियों के चटकने की आवाज तक सुनाई दी। नहीं जा सकते। डॉक्टर की डांट सुनाई दी। तभी जीजाजी एकदम से हमारे सामने आकर खड़े हो गए। उनका यह कदम हमें बुरी तरह चौंका गया। जीजाजी खर्जमाई हैं और पहले कभी इस तरह की आवाज में बात नहीं करते थे। शायद ये ऑपरेशन की सूजन है, सफर के झटकों से ब्लीडिंग हो सकती है, पहले आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करना ठीक रहेगा। कमजोरी की वजह से जीजाजी धीमी आवाज में सफाई देने लगे। मैंने अनजान बनने की कोशिश की और नजरों को दूसरी तरफ मोड़ लिया, जैसे कुछ न देखा हो। तिरछी नजर से मैंने जीजाजी का घबराया चेहरा देखा। जल्द ही मेरी बांह से दबाव हट गया। पापा ने मेरी बांह छोड़ दी और मुड़कर जीजाजी को देखने लगे। मैंने साफ देखा कि पापा की आंखों में गुस्सा झलक रहा था। तुम पहले अच्छी तरह सो जाओ, बाद में हम आकर हालात देखेंगे। इसी दौरान मेरे कंधे से अचानक तेज दर्द उठा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे कंधे पर 2 जगह कट लगे हैं जो मम्मी के लंबे नाखूनों से निकले थे। मेरी याद में मम्मी कभी लंबे नाखून नहीं रखती थी। मम्मी, दीदी की मौत कैसे हुई थी? मैं कांपते हुए यह सवाल पूछ बैठी। मम्मी पापा के चेहरे पर साफ साफ घबराहट की एक झलक दिखाई दी। लीजी की बीमारी से मौत हुई। उसने अपना कॉर्निया तुम्हें देने को कहा था। वह तुम्हें बहुत प्यार करती थी। अपनी बहन को याद रखना। ये कहते ही मम्मी अपना चेहरा ढककर जोर जोर से रोने लगी। पापा ने दुखी होकर उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। इसी बीच शेन शू ने जल्दी से मेरे तकिए के नीचे कुछ चीजें रख दी। फिर वे दोनों एक साथ मुड़कर चले गए। दरवाजा बंद होने के बाद मैंने तकिए के नीचे से चीजें निकाली। एक आईना था और एक कागज का टुकड़ा। कागज पर लिखा था, मुझे पता है कि तुम देख सकती हो, पापा पर बिल्कुल भरोसा मत करना और इस कमरे से कभी बाहर मत जाना, याद रखना। ये मेरे लिए जीजू शेन शू ने लिखा था। लेकिन मैं इस कमरे से बाहर क्यों नहीं जा सकती? क्या वह इशारा कर रहे हैं कि मेरी बहन की मौत के पीछे मेरे ही माता पिता का हाथ है? इस वक्त मेरा सिर फटने जैसा दर्द कर रहा था। मैं सच में जानना चाहती थी कि मेरे परिवार में आखिर हुआ क्या था। मेरी नजर उस आईने पर पड़ी। मैंने धीरे धीरे उसे उठाकर अपने चेहरे के सामने किया और आखिरकार मैंने वह चेहरा देखा जिसे देखे बहुत समय हो गया था। इस वक्त मेरी आंखें भी बिल्कुल लाल नहीं थीं। मैंने एक लंबी सांस ली। मैं जैसे ही आईना नीचे रखने वाली थी, अचानक मेरी पलकों में तेज दर्द हुआ, जैसे कोई कीड़ा मुझे काट रहा हो। मैंने फिर से आईना उठाया, ये देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही मैंने देखा, मेरी आत्मा ही डर के मारे उड़ गई। आईने में एक जोड़ी खून जैसी लाल आंखें थीं, जो मुझे घूर रही थीं। ये आंखें बिल्कुल साफ तौर पर मेरी ही आंखें थीं। और भी खौफनाक और डरावनी बात यह थी कि आईने में मेरी पीठ के पीछे की दीवार भी दिख रही थी। दीवार में 2 छेद थे, जिनमें 2 आंखें भरी हुई थीं। मैंने डर के मारे जोर से चीख मार दी। जल्दी ही बाहर से कदमों की आवाज आई और फिर मेरा दरवाजा धड़ाके के साथ जोर से खुल गया। डर के मारे रो रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। उनकी शक्ल बहुत घबराई हुई लग रही थी, लेकिन जब मेरी नजर उनके हाथ पर पड़ी तो मेरा दिल जोर से धड़क उठा। माँ के हाथ में एक तेज चाकू था। मैंने जल्दी से आईना रजाई के नीचे छुपा दिया और अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश की। अभी अभी मुझे लगा जैसे कोई रोशनी की किरण दिखी। थोड़ा डर गई थी, इसलिए जोर से चिल्ला पड़ी। चिल्लाकर डर गई? तुमने देख लिया था? माँ एक कदम और आगे बढ़ी। वह चाकू मेरी आंखों के सामने चमक रहा था। पता नहीं क्यों, जब माँ ने ये सवाल पूछा तो उनकी आवाज में खुशी नहीं थी,
बल्कि डर था कि कहीं कुछ न दिखे। सब कुछ अंधेरा था, बस अभी अभी एक चमकती हुई रोशनी दिखी थी। मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मेरी यादों में माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब मैं बस देख सकती थी कि वह चाकू लेकर मेरी ओर बढ़ रही है। हाँ, कुछ नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि रिकवरी पीरियड है, जल्दी ही सब दिखने लगेगा। सुनो। माँ कुछ राहत महसूस करती हुई फिर से चाकू लेकर मेरे पास आई। जब वह मुझसे लगभग 1 मीटर दूर थी, मैंने देखा कि उन्होंने चाकू उठाया और मेरी आंखों की तरफ वार किया। माँ, आप क्या कर रही हैं? दरवाजे पर एक गुस्से भरी आवाज गूंजी। जीजा जी समय पर आ गए। मैं रजाई के अंदर अपने हाथों को कांपते हुए महसूस कर रही थी। मैं शाबिंग के लिए फल काट रही थी, पर संतुलन बिगड़ गया। तुम तो गांव में फेंग शुई के लिए होंगे को बुलाने गए थे, इतनी जल्दी आ गए? कहते हैं होंगे पास के गांव के प्रसिद्ध ताओइस्ट हैं, जो चीजें देख सकते हैं जो और लोग नहीं देख सकते और लोगों की मदद करते हैं। हमारे घर में आखिर क्या हुआ कि हमें होंगे को फेंग शुई देखने के लिए बुलाया? बाहर निकलते ही मुझे होंगे मिले। अब वो पापा के साथ दरवाजे पर बात कर रहे हैं। शेनशु एक कदम पास आ गया और मेरे और माँ के बीच में खड़ा हो गया। डर गई हो? मैं तुम्हें बाहर ठहला लाती हूँ। माँ ने शेनशु को धक्का देकर अलग कर दिया। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है। जब माँ ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं अनजाने में कांपने लगी। मेरी आंखों के सामने फिर से खून के धब्बे उभर आए। बहन, किसी भी हालत में इस कमरे से बाहर मत जाना, बिल्कुल भी बाहर मत जाना, कभी भी मत जाना। मुझे लगने लगा कि मेरी सांसें घुट रही हैं। जैसे ही मैं कोई बहाना बनाकर मना करने वाली थी, माँ अचानक मेरा हाथ छोड़कर मुस्कुराते हुए बोली, ओह होंगे, आप आ गए। मैंने देखा कि वहाँ एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग खड़े थे। उनके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा थका हुआ सा था, लेकिन उनकी आंखों में एक दृढ़ता झलक रही थी। इस वक्त वे भी मुझे एकटक देख रहे थे। कुछ पल बाद उन्होंने मुझे आंखों से इशारा किया। उन्हें पता था कि मैं देख सकती हूँ। इस कमरे की फेंग शुई कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे इसे अकेले में देखना होगा। डरो मत, चलो पहले बाहर चलते हैं। रुको, लियान चियानजिन को यहीं रुकना होगा। माँ चौंक कर जल्दी से सिर हिलाकर चली गई। अब कमरे में सिर्फ मैं और होंग आंटी थे। वह दीवार के छेद को लगातार घूरती रही, फिर 2 ताबीज निकालकर वहाँ चिपका दी। लड़की, तुम्हारे परिवार में कुछ गड़बड़ है। कौन सा परिवार? क्या वे हमेशा से अजीब थे या दीदी की मौत के बाद? भाग्य का रहस्य गुप्त है। बस 3 बातें। बड़ी बहन की हत्या हुई थी, हत्यारा सजा पाएगा, और आज रात उसकी आंखों में दवा डालनी है। हत्यारे की आंखों में दवा? मैं हैरान होकर होंग आंटी को देखने लगी। तभी देखा कि उनके हाथ में एक पुड़िया दवा आ गई थी। याद रखना, रात के 12 बजे जो भी तुम्हारे कमरे में रहेगा वही हत्यारा है। तुम्हें ठीक 12 बजे यह दवा उसकी आंखों में डालनी है, ना जल्दी ना देर से। ये कहकर होंग आंटी ने दवा की पुड़िया तेजी से मेरे हाथ में थमा दी। मैं होंग आंटी से और पूछना चाहती थी, लेकिन वह पीठ घुमाकर हाथ हिलाते हुए बाहर चली गई। होंग आंटी के जाने के बाद मैं बिस्तर पर बैठ गई और बार बार उन घटनाओं के बारे में सोचने लगी जो पहले हुई थी। 1 महीने पहले हमारा घर हंसी खुशी से भरा रहता था, पर अब जैसे जीवन मरण की लड़ाई छिड़ गई हो। आखिर इस बीच क्या हुआ था? रात के 11:30 पर बाहर कभी कभी कदमों की आहट और खांसने की आवाजें सुनाई देती थीं। सब अभी तक जाग रहे थे। मैंने दवा की पुड़िया हाथ में थाम रखी थी और बहुत घबराई हुई थी। तभी अचानक दरवाजा खुला और माँ नानी को सहारा देकर अंदर ले आई। डर गई? देखो कौन आया है। नानी, मैंने मन ही मन चुपचाप पुकारा। नानी बहुत बूढ़ी हो गई हैं, बहुत ज्यादा। नानी मुझे बहुत प्यार करती थी। जब वे बीमार नहीं थीं, तो हमेशा कुछ अच्छा खुद बनाकर मामा से मंगवाकर मुझे खिलाती थी। लेकिन धीरे धीरे उनकी याददाश्त चली गई। वे लोगों को पहचान नहीं पाती थी, रास्ता नहीं समझ पाती थी और अब हमारे यहाँ कम ही आती थी। तुम्हारी नानी खुद यहाँ आ गई। मामा परेशान थे कि वे कहीं मिल नहीं रही। हमें उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी दूर पैदल चलकर आएंगी। घर आते ही वे बस तुम्हारा नाम पुकार रही हैं। नानी, मैंने पुकारा और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। डर गई मेरी प्यारी बच्ची, मत रो। नानी लड़खड़ाते हुए मेरे पास आई और मुझे कसकर गले लगा लिया। मैं उनकी देह की खुशबू महसूस करने लगी, वही खुशबू जो मेरी यादों में हमेशा बसी रही, ममता और दुलार की खुशबू। डर गई? तुम बातें करो, मैं बाहर से डिनर ले आती हूँ। माँ के जाने के बाद नानी ने अचानक एक बात कह दी जिससे मैं एकदम स्तब्ध रह गई। मेरी प्यारी बच्ची, तुम नानी की सबसे दुलारी हो। वह बहुत बुरी है, हमेशा तुम्हारी नानी को तंग करती रहती है। तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं। हमेशा ध्यान से देखना कि कौन तुम्हारे लिए अच्छा है और कौन नहीं। नानी, आप क्या कह रही हैं? क्या तुम डर गई? हमेशा याद रखना कि तुम्हारी माँ तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती है। तुम्हारी चिंता में उनकी सेहत खराब हो गई। इस साफ सुथरी और प्यारी इंसान की हालत तो देखो। माँ की लीवर खराब हो गई है। जिनका लीवर खराब होता है उनके शरीर से एक अजीब सी बदबू आती है। क्या माँ की वजह यही है? लेकिन मैं अभी भी कुछ पूछना चाहती थी। मेरी नजर अनजाने में मेज पर रखी घड़ी पर पड़ी। समय अब 23:50 बजा रहा था। मेरे दिमाग में अचानक वह बात गूंज उठी जो होंगे ने कही थी। अगर रात 12 बजे कोई कमरे में मौजूद हो तो वही असली अपराधी है, और ठीक उसी वक्त उसकी आंखों में दवा का पाउडर डालना है, ना जल्दी ना देर से।
अगर नानी 12 बजे तक यहीं रुकती हैं, तो क्या मुझे दवा का पाउडर उनकी आंखों में डालना होगा? लेकिन यह तो सही नहीं है। दीदी ने कहा था कि जब मैं अपराधी की आंखों में देखूंगी तो मेरी आंखें लाल हो जाएंगी। जब मेरी आंखें लाल हुई थीं, तब नानी तो वहाँ नहीं थी। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ गया था। रात के खाने के लिए तैयार है। माँ ने तुम्हारी पसंदीदा पकौड़ी बनाई। तभी अचानक नानी जोर से चिल्लाने लगी, तुम लोग कौन हो? मैं यहाँ कहाँ जा रहे हो तुम लोग? क्या करें? इतना कहकर नानी लड़खड़ाते हुए मेरे कमरे से बाहर भाग गईं। नानी को भागते देख माँ उनके पीछे भागी। कमरे में अब सिर्फ मैं बचा था और मेरा दिमाग उलझा हुआ था। मैंने घड़ी देखी, रात के 11:55 हो चुके थे। मैंने दवा का पाउडर मुट्ठी में भींचा और दरवाजे को ताकने लगा। ठीक तभी एक परछाई फिर से मेरे कमरे के दरवाजे पर उभरी। डर गई क्या? जीजा जी नानी को छोड़ आएंगे। अब मैं तुम्हें खुद जलेबी खिलाऊंगी। वो मेरी माँ थी। मेरी नजरें उसकी हथेली पर टिक गईं। अब उसके हाथ में एक तेज चाकू था। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। माँ मेरे और करीब आती जा रही थी, लेकिन घड़ी में तो अभी सिर्फ 11:57 ही हुए थे। मैंने दवा पाउडर को पकड़े हुए अपने हाथ को अनजाने में ही कांपते हुए पाया, लेकिन अभी तो 12 बजे भी नहीं हुए थे। मैं इतनी घबराई हुई थी कि सांस भी नहीं ले पा रही थी। अगले ही पल एक तेज आवाज के साथ माँ ने अचानक चाकू को जोर से मेज पर घोंप दिया। रो रही हो? पहले फल खा लो, फिर जलेबी खाएंगे। ये सेब अभी नहीं खाए तो खराब हो जाएंगे। इतना कहने के बाद माँ अचानक फूट फूट कर रोने लगी। माँ को रोता देख मैंने भी सिर घुमा लिया और मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। लेकिन जब मेरी नजर रजाई के कोने पर पड़ी तो मैं ठिठक गई। आईने में दिख रही मेरी आंखें बिल्कुल भी लाल नहीं थीं। जीरन मेरी आंखें लाल नहीं हुई तो माँ वह अपराधी नहीं हो सकती। लेकिन लाल दादा ने तो कहा था कि मुझे ठीक 12 बजे वह दवा उस इंसान पर छिड़कनी है जो मेरे कमरे में है, और इस वक्त मेरे सामने तो सिर्फ माँ ही है। इसके बाद मैंने पलटकर माँ की ओर देखा, लेकिन अचानक मेरी नजर सीधी माँ की आंखों से जा मिली। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी खुली थीं, जैसे मुझे चीर फाड़ देना चाहती हूँ। फिर उनमें बेबसी और डर झलकने लगा। मुझे अचानक एहसास हुआ कि ये आंखें दीवार वाली आंखों से अलग हैं। माँ की आंखों की सफेदी पीली है, जबकि दीवार वाली आंखें बिल्कुल सफेद थीं। माँ, मैंने एक अजीब चीख सुनी। मुझे डर लग रहा है। मुझे डर था कि वह मेरे अंधेपन का झूठ जान लेगा, इसलिए मैं सीधे उसकी गोद में जा गिरी। 12 बजे घड़ी बजी। वह दवा की पुड़िया जिसे मैंने पसीने से भिगो दिया था, मैं छिड़क नहीं पाई। माँ ने हल्की आह भरी। माँ ने फिर से मेरा कंधा दबाकर कहा, काफी देर हो गई है, अब ये खा लो और सो जाओ। इतना कहकर वह मुड़ी ही थी कि दरवाजे पर पापा की एक डरावनी परछाई दिखाई दी। उनकी आंखें लाल थीं, चेहरा गुस्से से भरा हुआ लग रहा था और हाथ में चाकू लिए वे अचानक मेरी ओर झपट पड़े। रुको, माँ चिल्लाई और पापा को पकड़ लिया। उनके झगड़े के बीच मैंने आईने में देखा। मेरी आंखें खून जैसी लाल थीं और कोनों से खून बह रहा था। असल में पापा ही असली कातिल थे जो हमें मारना चाहते थे। पर फिर लाल बाबा ने मुझे माँ पर दवा छिड़कने को क्यों कहा था? मैंने देखा पापा माँ की पकड़ से छूट रहे हैं। मैं डर के मारे कांपने लगी। मन किया खिड़की से कूद जाऊं। तभी आंखों के सामने खून से लिखी पंक्ति दिखी, कमरे से बाहर नहीं जाना है। मैं बिस्तर पर गिर गई और निराशा में आंखें बंद कर ली। तुम क्या कर रहे हो? तभी अचानक सब काला हो गया और बहुत तेज आवाजें सुनाई दी। मैंने देखा शेंशु ने पापा का गला दबाकर उन्हें दीवार से लगा दिया है। शेंशु, पापा से ऐसा कैसे कर सकते हो? इतना कहकर माँ शेंशु की तरफ दौड़ पड़ी। तभी दरवाजे पर एक और परछाई दिखाई दी। वो होंग ये था। शेंशु, रुक जाओ, वो लोग बस रोने ही वाले थे। होंग ये के होंठों पर हाथ रखते ही शेंशु चुप हो गया और मेरे माता पिता को बाहर ले जाने लगा। मैं देखती रही कि मेरे सफेद बालों वाले माता पिता को शेंशु एक एक हाथ से उठाकर बाहर ले गया। मेरा दिल सुई की तरह चुभने लगा। पता था तुम दवा का पाउडर नहीं फेंक पाओगी, इसलिए मैं रुका रहा। बेटी, ये तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगा। कृपया मुझे बताइए, आखिर ये सब क्या हो रहा है? लगता है मुझे यह रहस्य बताना ही पड़ेगा ताकि फिर किसी की जान न जाए। तुम्हारे माता पिता अब तुम्हारे असली माता पिता नहीं रहे। 1 महीने से भी ज्यादा पहले तुम्हारे जीजा जी ने मुझे घर बुलाकर कहा था कि तुम्हारी बहन बीमार है, पर अस्पताल में कुछ पता नहीं चला। वे उसे घर ले आए ताकि वह आराम करे, पर घर आकर उसने पानी तक नहीं पिया और वह बहुत कमजोर हो गई। जब मैंने एक दिन तुम्हारे माता पिता को देखा तभी मुझे समस्या समझ आई। समस्या कहाँ है? महीने भर पहले हमारे गांव में हु कुइत्साई का पूरा परिवार गैस रिसाव से मारा गया। तुम्हारे माता पिता उनकी दावत में गए थे और फिर फुतोंग के शिकार हो गए। फुतोंग? फुतोंग आंखों में समाई एक घातक शक्ति है। तुम्हारे माता पिता अब हु कुइत्साई और उसकी पत्नी के काबू में हैं। वे तुम दोनों की जान लेकर अपने बेटों की किस्मत बदलना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने हमें ही क्यों चुना? तुम्हारा और तुम्हारी बहन का जन्म समय उन बच्चों से मेल खाता है और तुम्हारी राशि भी उनसे मिलती है। जिस दिन तुम्हारी बहन की मौत हुई वह बड़े बेटे का चंद्र जन्मदिन था और कल उनके छोटे बेटे का चंद्र जन्मदिन है। कल के बाद वे अपने मकसद में पूरी तरह सफल हो जाएंगे। तुम्हारी बहन ने मरने से पहले पति से कहा था कि अपनी आंख का कॉर्निया तुम्हें दे दे। वह बस तुम्हारी रक्षा करना चाहती थी। तुम्हारे लिए तुम्हें खुद को बचाना ही होगा लड़की। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है।
होंग दादा ने मुझे दवा के 2 पैकेट और दे दिए। असल में अगर तुम कल रात 12 बजे अपनी माँ की आंखों में दवा का पाउडर डाल देती और आज रात 12 बजे अपने पापा की आंखों में भी वही पाउडर डाल देती तो तुम बच जाती, पर तुमने वो मौका खो दिया। अब आज रात 12 बजे तुम्हारा आखिरी मौका है। याद रखना, आज रात 12 बजे दोनों पैकेट पाउडर एक साथ उनकी आंखों में डालना जरूरी है, वरना फिर कुछ भी नहीं किया जा सकेगा। होंग के जाते ही कमरे में सब कुछ फिर से शांत हो गया। मुझे लगा जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी मैंने अचानक कमरे में धीमी धीमी रोने की आवाज सुनी। वह आवाज अलमारी से आ रही थी। मेरा दिल धड़कने लगा, पर मैं खुद को रोक न सका और अलमारी के पास गया। कौन है अंदर? मैंने कांपते हुए पूछा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कांपते हाथों से झटके में अलमारी खोल दी। मेरे सामने एक झुकी हुई बूढ़ी सी काया दिखाई दी। नानी, मैं हैरान होकर बोल पड़ा। नानी, आप कब मेरी अलमारी में छुप गईं? नानी ने सिर उठाया, आंसुओं भरी आंखों से मुझे देखा और फिर बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। अब मेरे पास नानी ही सबसे करीबी इंसान बची थी। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे जान लगानी पड़े, मैं उसकी हिफाजत करूंगा। मैंने नानी को बिस्तर पर बिठाया। फिर उन्होंने कहा, शियाकू, तुम मेरी सबसे प्यारी बच्ची हो। मैंने नानी को गले लगा लिया और सिर हिलाया। आंसू बिखर रहे थे। बाद में नानी ने कई अजीब बातें कही। मैंने कसम खाई कि यह सब जल्द खत्म हो जाए। दोपहर में जीजाजी कमजोरी के बावजूद मुझे देखने आए, पर लगा जैसे उन्होंने नानी को देखा ही नहीं। हाँ जीजाजी, वे लोग अब कहाँ हैं? चिंता मत करो, डर था कि वे नुकसान पहुंचाते, इसलिए उन्हें कमरे में बंद कर दिया। आज रात 12 बजे से पहले मैं उन्हें यहाँ ले आऊंगा। मैंने सिर हिलाया। तुम दोनों आज यहीं रुकना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर हिम्मत न रही और कोई गलती हो गई तो? चुप हो जाओ, हम साथ रहेंगे। मैंने तुम्हारी बहन से वादा किया है कि मैं तुम्हारी पूरी रक्षा करूंगा। रात 11:09 पर होंग ये और शेन शू मेरे नकली माता पिता के साथ कमरे में आए। होंग ये ने कहा, ताऊ जिया, घड़ी देखो, 12 बजते ही दवा छिड़क देना। मैं बहुत घबराई हुई थी, घड़ी को टकटकी लगाए देख रही थी। तभी 12 बज गए। जल्दी जल्दी दवा छिड़को। होंग ये की बात सुनकर मैंने अपना हाथ उठाया और दोनों पैकेट दवा पाउडर को सटीकता से छिड़क दिया। इसके बाद 2 दर्दनाक चीखें सुनाई दी, लेकिन ये चीखें मम्मी पापा के मुंह से नहीं बल्कि होंग ये और शेन शू के मुंह से निकली। दोनों के शरीर से काली धुआं निकलने लगी और फिर वे सब रुक गया। डर कर रो दी। कैसे पता? ये नानी ने बताया था। मैं उन पर भरोसा करती थी जब तक नानी ने मुझसे अजीब बातें नहीं की। उन्हें भूलने की बीमारी है, पर हाल की बातें न सही, पुरानी बातें उन्हें अच्छी तरह याद हैं। उनकी बातों से मुझे अहम जानकारी मिली। उनके गांव के हुगुइत्साई का एक ही बेटा है जिसकी राशि मेरी और दीदी से अलग है। तभी मैं सब समझ गई। मुझे नुकसान पहुंचाने वाले होंग ये और शेन शू हैं। डर के मारे रो पड़ी। मामा ने बताया कि कल रात नानी को घर छोड़ने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनका निधन हो गया। वो तुम्हें ये कैसे बताती? माँ, नानी ने ही मुझे ये सब बताया था और मैंने माँ को वो सब कुछ बता दिया जो नानी ने अलमारी में किया था। माँ सहम गई। नानी तुम्हें चाहती थी, अब भी तुम्हें बचा रही है। माँ पापा, आखिर आप लोग मुझे ऐसे चाकू से क्यों मारना चाहते थे? वे तुम्हारे माता पिता नहीं थे। शेन शू और होंग ये ने जायदाद के लिए तुम्हारी आंखों से छेड़छाड़ की थी। खून बहने से ही उनका जाल टूट सकता था। मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। माँ पापा की बातें सुनकर मैं समझ गई कि मेरी बहन मुझे बचा नहीं रही थी। उसने मुझे कमरे में कैद सिर्फ माँ पापा से दूर रखने के लिए किया था। मैं कितनी बेवकूफ थी जो उन पर भरोसा नहीं किया। शुक्र है सब खत्म हुआ।